हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ वेद प्रकाश जी का उपन्यास दूसरी क्रांति का पार्ट 5। वह तेजी के साथ भागता हुआ अपने मकान के पीछे पहुंचा, जहां से चीखों और भयानक कह कहों की आवाज़ें आ रही थी। उसने एक दरवाजे की झिरी से झांककर देखा। देखते ही रोंगटे खड़े हो गए उसके। शेरा की धमनियों में बहता खून उबल पड़ा। उसने देखा, अलग अलग खंभों से उसकी माँ और बहन बंधी हुई थी। सैनिक दरिंदों के रूप में उनके सामने खड़े थे। जिस समय उसने झाँका, एक सैनिक ने उसकी माँ के स्तनों पर कटार रखी और खच उफ, उसकी माँ के दोनों स्तन कटकर फर्श पैर पर गिर गए। उसकी माँ के कंठ से बड़ी भयानक चीख निकली और उसकी गर्दन एक और लुढ़क गई। कदाचित वह मर चुकी थी। जवाब में सारे सैनिकों ने एक भयानक कहकहा लगाया। उसने देखा, दूसरे खंभे से उसकी जवान बहन बंधी हुई थी, एकदम निवस्त्र। कपड़े का एक रेशा भी उसके जिस्म पर नहीं था। सभी वस्त्र कटार से फाड़कर इधर उधर छितरा दिए गए थे। उसकी बहन एकदम नग्न थी। एक सैनिक ने उसकी बहन के नग्न वक्ष को अपनी हथेली के बीच में लेकर मसल दिया। उसकी बहन चीख पड़ी। सैनिक राक्षसी अंदाज से बोला, अभी क्यों चीखती है मेरी जान? अभी तो ये सारे सैनिक तेरे जिस्म का आनंद लेंगे। बलदेवी का चेहरा बुरी तरह लाल था। तभी सैनिक ने अपना दूसरा हाथ उसकी जांघों के बीच में जाकर बड़ी जोर से चुटकी काटी। रो पड़ी बलदेवी, परंतु सैनिक ने अठास लगाया, शराफत से सब कुछ दे दो रानी, जबरदस्ती में और दुख होगा। मैं मेरे भैया होते ना। एकाएक बलदेवी रोती रोती चीख पड़ी, तो तुझे फाड़कर सुखा देते। शेरा के जिस्म का रोया रोया खड़ा हो गया। पागल हो गया वह। पूरी शक्ति से उसने दरवाजे में सिर से टक्कर मारी। दरवाज़ा टूट गया। शेरा एकदम चीखा, मैं आ गया हूँ बलदेवी, घबराना मत, लाशें बिछा दूंगा। सारे सैनिक एक साथ पलटे, परंतु शेरा तो एक भाई था। बहन की अवस्था ऐसी हो तो किस भाई को होश रहेगा? पागल हो गया शेरा। उसकी राइफल गरज उठी। सैनिक कुछ समझ नहीं पाए और अनेक गोलियों ने उनके जिस्म को छलनी कर दिया। एक ही पल में वहां 7 सैनिकों की लाशों का ढेर था। भैया, रोते रोते पुकार उठी बलदेवी। शेरा तो जैसे दुनिया का सबसे खूंखार इंसान बन चुका था। उसने जल्दी से अपना कोट उतारा और अपनी बहन के नग्न जिस्म की ओर उछाल दिया। उसने जल्दी से एक कटार उठाई और बलदेवी के बंधन काट दिए। बंधन कटते ही बलदेवी अपने कपड़ों की ओर झपटी। तभी सदर द्वार की ओर से बारी बूटों की आवाज़ आई। शेरा तेजी के साथ पलटा और उसने प्रविष्ट होने वाले 3 सैनिकों को लाशों में बदल दिया। शेरा का संपूर्ण ध्यान उसी ओर था कि तभी कपड़े पहनने का प्रयास करती हुई बलदेवी का ध्यान कमरे के रोशनदान पर गया। वह कांप उठी। रोशनदान में एक सैनिक उसके भैया को निशाना बना रहा था। भैया, वह चीखी। बचो, कहते वह तेजी के साथ झपटी और अपने भैया और उस सैनिक की गन के बीच में आ गई। दाएं गोली चली और बलदेवी के वक्षों के ठीक बीच वाले स्थान को फाड़ती हुई निकल गई। शेरा तेजी के साथ पलटा और सबसे पहले उसकी राइफल ने गरज कर रोशनदार पर बैठे सैनिक की खोपड़ी फोड़ दी। एक चीख के साथ वह नीचे आ गिरा। शेरा ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि तेजी के साथ अपनी बहन की नग्न लाश की ओर आकर्षित हुआ। बलदेवी गोली लगते ही मर चुकी थी। उसने अपनी बहन की लाश को देखा। आंखों में ज्वाला धधक उठी। वह जान गया था कि जो गोली उसकी पीठ पर लगने जा रही थी, वह बलदेवी ने अपने सीने पर खाई थी। उसकी आंखों में खून के आंसू निकलकर बहन के खून में मिल गए। वह घुटनों के बल अपनी बहन की लाश के करीब बैठ गया। उसके चेहरे पर एक भयानक तूफान था, जज्बातों का बवंडर। उसने अपना अंगूठा बलदेवी के खून में भिगोया और खून का टीका अपने मस्तक पर लगाता हुआ दांत बीचकर गुर्राया। तेरी कसम बलदेवी, लाशों का ढेर लगा दूंगा, खून की नदी बहा दूंगा, इन दरिंदों से बदला लूंगा, मेरी बहन बदला लूंगा। जर्रा जर्रा शेरा की भयानक आवाज़ से कांप उठा। शेरा इस समय बेहद भयानक लग रहा था। उसने पलटकर अपनी माँ की लाश को देखा। माँ के दोनों स्तन कटे हुए फर्श पर पड़े थे। वह माँ का वही आंचल था जिसका उसने दूध पिया था। वे वही स्तन थे जिसका खून आज भी शेरा के जिस्म में दौड़ रहा है। फिर क्यों न शेरा के खून में उबाल आए। माँ,
उसके होठों से निकला, तुम्हारी कसम, तुम्हारे खून की कीमत मैं राक्षस बनकर इन दरिंदों को चीर फाड़ कर लूँगा। तुम्हारे साथ हुए शर्मनाक अन्याय का बदला लूँगा। इन विदेशियों और उनके सहयोगों को बेहिचक गोलियों से भून दूंगा। उसी क्षण बाहर से पुनः सैनिक की बूटों की ध्वनि आई। वह तेजी के साथ पलटा और एक बार पुनः उसकी राइफल गर्ज उठी। उसके साथ उसने अपनी माँ और बहन की लाश को वहीं छोड़ा और खुद बाहर जंप लगा दी। उसके बाद खूनी शेर होकर शेरा इस युद्ध में कूद पड़ा। उसकी राइफल खाली हो गई तो एक सैनिक की गन संभाल ली। उसे खुद पता नहीं था उसने कितने सैनिकों के मौत के घाट उतारा। जो सामने आया बस वह तो मरता ही चला गया। वह भागता जा रहा था, सैनिकों को मारता जा रहा था। लगता था शेरा पागल हो चुका है। प्यारे गुलफाम मियाँ, ब्लैक बॉय और रैना को आंखों से ओझल होते ही विजय गुलफाम से बोला, शरीफ बच्चों की तरह क्यों ना हम खुद को इनके हवाले कर दे। मतलब को भीमसेनी कागजल में मिलाकर हजम कर जाओ। प्यारे गुलफाम, विजय बोला, अभी तुम नादान बालक हो, हमारी किसी बात को समझना बच्चों का खेल नहीं है। गुलफाम की समझ में नहीं आ रहा था कि उसके मास्टर कह क्या रहे हैं और वे करना क्या चाहते हैं। इस समय वे किसी भी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे थे। गुलफाम ने कहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मास्टर कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। इस समय हम तुम्हें एक जकजकी सुनाना चाह रहे हैं। गुलफाम प्यारे, विजय बोला, बिना तर्ज के अर्ज है। कहने के बाद वह गुलफाम का एक भी अक्षर कहने का अवसर दिए बिना जकजकी सुनाने लग पड़ा। एक गंजे की चांद पर बैठा था तोता। क्या होता अगर वो तोता नहीं चमदागढ़ होता। बैठा बैठा वो उल्लू की याद में रोता या चांद के खेत में आलू बुखारे बोता। सोच जरा क्या होता। न तो गुलफाम की समझ में कुछ आया और न ही उसने कुछ समझने की चेष्टा की। उसने तो हर बार शिकारगाह के चारों ओर फैले सैनिक देखे और बोला, उन्होंने इस शिकारगाह को चारों ओर से घेर लिया है मास्टर। अगर इजाज़त हो तो एक एक को बूंद दूँ। अजी, बुनकर क्या करोगे गुलफाम मियाँ। बकायदा फिल्मी दर्ज पर विजय ने गाना शुरू कर दिया। इनको आने दो, हमें ले जाने दो, हम भी चलेंगे तुम भी चलोगे। विजय एकदम लापरवाह गाता जा रहा था। इधर गुलफाम मन ही मन झुंझला गया। उसे इतना क्रोध आया कि अगर इस तरह उटपटांग हरकत कोई अन्य करता तो वह एक झापट से जान निकाल देता। लेकिन विजय का क्या करता, वह तो उसका मास्टर था। वैसे गुलफाम यह अच्छी तरह जानता था कि मास्टर अपनी उटपटांग बातों के बीच में किसी ठोस योजना को जन्म दे रहे हैं। यह सोचकर गुलफाम भी शांत हो गया, जबकि विजय मूर्खों के बाती कुछ न कुछ अलाप रहा था। वास्तव में शिकारगाह को घेर लिया गया था। विजय की दृष्टि बकवास करते समय भी पूरी तरह अपने चारों ओर का निरीक्षण कर रही थी। उसने यह अच्छी तरह देख लिया था कि इन सैनिकों को कमांड करने वाला ब्रिटेन सीक्रेट सर्विस का सर्वश्रेष्ठ जासूस ग्रिफिक था। न जाने क्यों ग्रिफिक को देखकर विजय के होठों पर मुस्कान सी उभरी थी। उनको देखते ही देखते ग्रिफिक ने एक माइक और लाउड स्पीकर संभाला और बोला, हम जानते हैं मिस्टर विजय, शिकारगाह के साथ साथ जंगल के चारों ओर भी गूंज उभरी। आप लोगों को चारों ओर से घेर लिया गया है। बेहतरी इसी में है कि खुद को हमारे हवाले कर दो। क्यों गुलफाम प्यारे, क्या ख्याल है। विजय ने पास ही लेटे गुलफाम से पूछा। जैसा आप चाहे मास्टर। गुलफाम ने बुरा सा मुंह बनाया। कदाचित वह बिना किसी संघर्ष किए खुद को उनके हवाले करने के पक्ष में नहीं था। चुपकर आप लोग बच नहीं सकेंगे मिस्टर विजय। ग्रिफिक की आवाज़ पुनः गूंजी। और क्या, सामने आकर बच जाएंगे ग्रिफिक भाई। कहता हुआ विजय अपने स्थान से खड़ा हो गया। साथ ही गुलफाम भी खड़ा हो गया। ग्रिफिक सहित सभी सैनिकों ने ऊंचे बुर्ज पर दोनों को खड़े पाया। अपने हथियार नीचे गिरा दो, ग्रिफिक ने आदेश दिया। विजय ने बड़े आराम से आज्ञा पालन किया। गुलफाम तो वही करता जा रहा था जो विजय कर रहा था। तुम्हारे दो साथी कहाँ हैं? ग्रिफिक ने गरज कर पूछा। अजी, अपने परिवार में हम दो ही हैं ग्रिफिक भाई। विजय इतनी जोर से चीखा कि उसकी आवाज़ ग्रिफिक तक सरलता से पहुंच सके। अभी हमारे यहाँ एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, फिर भला दो कहाँ से होंगे। ग्रिफिक ने उसका यह वाक्य सुना और एक मिनट के लिए सोच में पड़ गया। फिर माइक में बोला, विजय, तुम अपने स्थान से हिलने की चेष्टा मत करना, वरना जिस्म गोलियों से छलनी कर दिया जाएगा।
अगर हिलना होता बेटा तो सामने ही क्यों आते। और इस प्रकार ग्रिफिक्स ने एक सैनिक टुकड़ी को उस बुर्ज पर भेज दिया। विजय और गुलफाम ने अपने आप को बड़ी सरलता से गिरफ्तार करवा लिया। जब उन दोनों के हाथों में हथकड़ियाँ डालकर ग्रिफिक के सामने लाया गया तो एकाएक ग्रिफिक को विश्वास नहीं हुआ कि इतनी सरलता से विजय को गिरफ्तार कर लिया गया है। अनेक अभियानों में वह विजय के साथ मिलकर काम कर चुका था। विजय कितना खतरनाक और चालाक है वह अच्छी तरह जानता था। न जाने उसे क्यों ऐसा लग रहा था विजय कोई चाल चल रहा है। उसके सामने आते ही विजय ने बड़ी अदा के साथ मुस्कुराकर आंख दबा दी। कहो प्यारे ग्रिफिक, मियाँ क्या हाल है? विजय बोला। तुम्हारे बाकी दो साथी कहाँ हैं? उसकी बात पर ध्यान न देकर ग्रिफिक ने विजय को घूरते हुए प्रश्न किया। पहले कह चुके हैं प्यारे भाई कि हमारे कोई साथी नहीं है। ग्रिफिक जान गया कि विजय किसी कीमत पर भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं देगा। ग्रिफिक जानता था कि विजय से कोई भी बात जिसे वह छुपाना चाहता है किसी भी ढंग से पूछ लेना असंभव कार्य है। किसी भी यातना इत्यादि से उसे झुकाया नहीं जा सकता। उसने विजय से बात करने में समय गंवाना उचित नहीं समझा। उसने सैनिकों द्वारा शिकारगाह और आसपास के इलाके की तलाशी ली, परंतु न कुछ हाथ लगना था और न ही लगा। अंत में विजय और गुलफाम को कैद करके एक ट्रक में डाल दिया गया। सारे ट्रक जिस प्रकार शांति के साथ आए थे उसी प्रकार वापस लौट गए। सैनिक तो सोच रहे थे कि किसी भी जगह इतने सैनिक और इतने प्रबंध के साथ तभी जाया जाता है जब वहाँ किसी भयानक जंग की संभावना हो, जबकि वहाँ तो एक गोली भी नहीं चली थी। सब कुछ अटपटा सा लग रहा था। खुद ग्रिफिक का दिमाग बुरी तरह घूम रहा था। उसे तो स्वप्न में भी उम्मीद न थी कि विजय स्वयं को इस सरलता से गिरफ्तार करवा लेगा। रह रहकर उसके दिमाग में यही बात गूंज रही थी, कहीं यह विजय की कोई गहरी चाल तो नहीं है। मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। वह बूढ़ा व्यक्ति चीखता हुआ पागलों के भांति भागकर महल के द्वार तक आ गया। एक झटके के साथ सैनिकों की गनें उसकी ओर तन गई। वह इंसान बहुत बूढ़ा था, कदाचित उसकी आयु 100 वर्ष से अधिक ही रही होगी। उसके सिर पर सन जैसे सफ़ेद बाल थे और चेहरे पर भी सफ़ेद सन जैसी ही दाढ़ी और मूछें थी। उसकी कमर कमान के भांति झुकी हुई थी। अपने सामने तनी हुई गनें देखकर वह बूढ़ा ठिठक गया। तभी उस बूढ़े ने देखा कि एक जीप महल के बाहर आकर रुकी। उनमें से एक गोरा चिट्टा हट्टा कट्टा लंबा तगड़ा इंसान फुर्ती के साथ बाहर निकला और तेजी के साथ महल के सदर द्वार की ओर बढ़ा। उसी समय पीछे से बूढ़ा बोला, सरकार सरकार, जरा सुनिए, मेरी बेटी को छुड़वा दो। आवाज़ सुनकर वह व्यक्ति तुरंत पलटा। वह हट्टा कट्टा इंसान जेम्स बॉन्ड के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं था। उसने बड़े ध्यान से उस बूढ़े व्यक्ति को देखा। कुछ सोचकर वह उसके करीब पहुंचकर बोला, कौन हो तुम? एक गरीब आदमी हूँ सरकार, कहते हुए धड़ाम से बूढ़ा बॉन्ड की चरणों पर गिर पड़ा। मेरी सहायता करो, ऊपर उठो। बॉन्ड बूढ़े का कुर्ता पीछे से पकड़कर ऊपर उठाता हुआ बोला, बोलो क्या बात है सरकार, मेरी जवान बेटी। इस उम्र में जवान बेटी? बॉन्ड ने कहा, बेटी नहीं हजूर, मेरी पोती है। बूढ़ा हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता हुआ बोला, उसे आपके ये खिदमतगार मेरी झोपड़ी से उठा लाए हैं। मुझे मेरी पोती दिलवा दो। हजूर, तुम क्या करते हो? बस यूं ही आत्मा वात्मा से बात कर लेता हूँ सरकार। क्या मतलब? चौका बॉन्ड। जी सरकार, एकदम काँप गया बूढ़ा। मेरा नाम गेरसे प्रसाद है। इस द्वीप पर सबसे अधिक आयु का इंसान हूँ हजूर। लोगों में भूत प्रेत विशेषज्ञ के नाम से प्रसिद्ध हूँ। बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि अब तक केवल इसलिए जी रहा हूँ क्योंकि भूत प्रेतों से बात कर लेता हूँ। बरबस ही बॉन्ड के होठ पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वह बोला, क्या वास्तव में भूत प्रेत होते हैं? क्यों नहीं होते सरकार, जरूर होते हैं। बूढ़ा एकदम बोला। अभी बॉन्ड कुछ कहना ही चाहता था, तभी सड़क के मोड़ पर एक ट्रक मुड़ा। बॉन्ड बूढ़े को वहीं छोड़कर तेजी के साथ उसकी ओर बढ़ा। ट्रक से ग्रिफिक सैनिकों के साथ कैदी विजय और गुलफाम को साथ लेकर नीचे उतरा। बॉन्ड बूढ़े को बिल्कुल भूल चुका था। ट्रक से बाहर निकलते ही विजय की नज़र बॉन्ड पर पड़ी तो उसने तुरंत आंख दबाकर प्रश्न किया, कहो बॉन्ड प्यारे, जग से नारे, क्या है हाल तुम्हारे? तुम बड़े चहक रहे हो, बॉन्ड ने पूछा। उधर बॉन्ड और विजय का यह वार्तालाप चल रहा था।
उधर वह जिसने अपना नाम बेरो प्रसाद बताया था बड़े आश्चर्य के साथ आंख फाड़े विजय को देख रहा था। विजय को देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया। चेहरे पर महान आश्चर्य के भाव उतर आए, मानो वह अपने जीवन का श्रेष्ठतम आश्चर्य देख रहा हो, मानो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही न हो रहा हो। सरकार, सरकार! बूढ़ा एकदम बॉन्ड की ओर लपकता हुआ चीखा। क्या बात है बूढ़े? इस बार झुंझला गया बॉन्ड। ये आदमी कौन है सरकार? उसने विजय की ओर संकेत करके पूछा। तुमसे क्या मतलब? बॉन्ड झुंझलाया। ये आदमी राणा प्रताप है हजूर। ये आदमी यहाँ का क्रूर शासक राणा प्रताप है। मैं इसे अच्छी तरह पहचानता हूँ। आदमी राणा प्रताप है हजूर। ये आदमी यहाँ का क्रूर शासक राणा प्रताप है। मैं इसे अच्छी तरह पहचानता हूँ। मैं जानता हूँ इसे। इसका खून निर्भय सिंह ने किया था। उसका इतना कहना था कि पलटकर सबने बेरो प्रसाद की ओर देखा। विजय, बॉन्ड, ग्रिफिथ, गुलफाम सबके दिमाग जैसे अंतरिक्ष में तैर रहे थे। सबने झटके के साथ उसे देखा। सब सोच रहे थे, यह बूढ़ा क्या बकवास कर रहा है? क्या यह सत्य हो सकता है? गणपत सिंह जहाँ कहीं भी हो उसे फौरन यहाँ बुलाया जाए, जेम्स बॉन्ड ने सैनिकों से कहा। इसमें बॉन्ड बहुत खुश नजर आ रहा था। भैरव प्रसाद द्वारा उसे एक ऐसा पॉइंट प्राप्त हो गया था कि वह बड़ी सरलता से बहुत कुछ कर सकता था। अब वह अपना दूसरा जाल बिछा रहा था। बॉन्ड जान चुका था कि वह स्टेट वास्तव में विजय और विकास की है, परंतु अब उसके हाथ में एक ऐसा पॉइंट लग चुका था कि वह सबको हिला सकता था। उसने सोच लिया था कि अब वह सारा खेल दिमाग से खेलेगा। उसने अपनी एक तगड़ी स्कीम तैयार कर रखी थी, जिसमें वह विकास, अल्फा से निर्भय सिंह और अन्य सभी को बड़ी सरलता से जाल में फंसा सकता था। उसका आदेश सुनने के पश्चात उसके सामने खड़ा हुआ सैनिक चला गया। कुछ ही देर में पश्चात बॉन्ड के कमरे में अभय सिंह के वफादार मंत्री गणपत सिंह ने प्रवेश किया। गणपत, उसे घूरते हुए बॉन्ड ने सीधा प्रश्न किया, वास्तव में तुम इस स्टेट के राजा बनना चाहते हो? आपका गुलाम हूँ मिस्टर बॉन्ड। गणपत सिंह आदर के साथ गर्दन झुकाकर बोला। जब मैंने देखा कि अभय सिंह का तख्ता आप लोगों ने पलट दिया है तो सच जानिए मेरे मन की मुराद मानो खुद पूरी हो गई। मैं एक लंबे समय से अभय सिंह का तख्ता पलटने की सोच रहा था, परंतु मेरे पास इतनी शक्ति नहीं थी, इसलिए शांत था। मैं हमेशा यही जाहिर करता था कि मैं अभय सिंह का वफादार मंत्री हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर खुद राजा बनना चाहता था। हम तुम्हें यहाँ का राजा बनाएंगे, बॉन्ड ने बोला। आपकी अति कृपा होगी मिस्टर बॉन्ड, गणपत सिंह नतमस्तक होकर बोला। लेकिन क्या तुम चाहते हो कि तुम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहो और तुम्हें राजगद्दी मिल जाए? ऐसा कैसे हो सकता है मिस्टर बॉन्ड, गणपत सिंह बोला। लेकिन अभी तक आप लोगों ने अवसर ही नहीं दिया कि मैं कुछ कर सकूं। अब तुम्हें अपना करिश्मा दिखाने का मौका दिया जाता है। हुक्म कीजिए। तुम जानते हो कि हमारे साथ एक लड़की राजकुमारी रेना बनकर यहाँ आई थी, बॉन्ड बोला। उसे अल्फा से नामक शैतान ले गया है। क्या तुम उस लड़की को वापस ला सकते हो? महाराज अभय सिंह का कहना था, श्रीमान की उनका मंत्री गणपत सिंह जिस काम में हाथ डालता है वह चुटकियों में हो जाता है, तो फिर कहीं से उस लड़की को लाओ। ओके सर, कहकर गणपत सिंह ने जोरदार सल्यूट मारकर वहां से चला गया। जेम्स बॉन्ड जाते हुए गणपत सिंह को देखता रहा, फिर तेजी के साथ अपने स्थान से मुड़ा और मेज के नीचे लगा एक बटन दबा दिया। उस कमरे का फर्श थोड़ा सा ऊपर स्थान से हट गया। वहाँ लोहे की सीढ़ियाँ बनी हुई थी। उतरकर वह नीचे पहुँचा। यह एक तहखाना था। तहखाने में गहरा लाल प्रकाश फैला हुआ था। जेम्स बॉन्ड ने देखा, एक लोहे के खंभे के सहारे मोटी मोटी जंजीरों की मदद से एक बेहद मजबूत इंसान बंधा हुआ है। उसके सामने एक हट्टा कट्टा काला इंसान जल्लाद खड़ा था। बॉन्ड को देखते ही जल्लाद एक और हट गया। उसके हटने में आदर का पुट था। उस कैदी इंसान ने अपनी लाल लाल जलती हुई आंखों से जेम्स बॉन्ड को घूरा। उसके चेहरे पर जरा भी खौफ नहीं था, बल्कि एक दृढ़ता थी। बेहद भयानक चेहरा, खा जाने वाली दृष्टि से उसने जेम्स बॉन्ड को घूरा, परंतु बॉन्ड पर भी उसकी इस हरकत का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। आगे बढ़कर उसने कैदी के बाल पकड़कर एक तेज झटका दिया, साथ ही गुर्राया। सच बोलो, कौन हो तुम? पहले भी कई बार कह चुका हूँ। कैदी जैसे एकदम झुंझलाकर गुर्रा उठा। मैं भवानी की कसम झूठ कभी नहीं खाता।
मेरा नाम जबर सिंह है। जबर सिंह हूँ मैं। तुम्हें मालूम है कि तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं नहीं जानता, जबर गुर्राया। मुझे केवल इतना याद है कि सुपर रघुनाथ के चक्कर में मैं उस खंडर में स्या लिबास और सफ़ेद नकाबपोश से टकराया था। उस लड़ाई में उसका दाव लगा और मुझे बेहोश कर दिया। जब होश आया तो मैंने खुद को यहाँ पाया। तुम्हें हम यहाँ लाए हैं, जेम्स बॉन्ड ने कहा। तुम लोग कौन हो? जबर गुर्राया। और मुझसे क्या दुश्मनी है? यह बताओ कि तुम रघुनाथ को मारना क्यों चाहते थे? जेम्स बॉन्ड ने प्रश्न किया। जबर सिंह कभी झूठ नहीं बोलता, जबर सिंह ने कहा। सच कहने से भी कभी नहीं डरता। न केवल रघुनाथ को बल्कि भानु प्रताप सिंह के सारे खानदान से मुझे बदला लेना है। उन्होंने मेरी बहन पारो पर अत्याचार किए। मेरे को ठहरो, जेम्स बॉन्ड ने उसकी बात काट दी। जबर सिंह नाम के आदमी की कहानी हम जानते हैं, लेकिन अभी हमें यह विश्वास नहीं है कि तुम ही जबर सिंह हो। आप यकीन करो, जबर सिंह बोला। मैं ही जबर हूँ, लेकिन आप कौन हो? हम गुलशनगढ़ के नए शासक हैं, जेम्स बॉन्ड ने कहा। खुद हमने ही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन अभय सिंह का तख्ता पलटा है। अब हमें इस देश की जनता को संतुष्ट करने के लिए राजगद्दी पर बिठाने हेतु एक ऐसे इंसान की आवश्यकता है जिसे यहाँ की जनता जानती हो। क्या आपका मतलब यह है कि मैं यहाँ का शासक बन जाऊं? जबर सिंह ने पूछा। इसमें क्या बुराई है? जेम्स बॉन्ड ने कहा। मगर तुम केवल नाम मात्र के राजा बनोगे। असल में तो तुम वही सब कुछ करोगे जो हम कहेंगे। मुझे राजगद्दी का कोई लालच नहीं है, जबर सिंह बोला। मैं तो अपनी जवानी से लेकर आज तक इसी उम्मीद के सहारे जी रहा हूँ कि किसी तरह अभय और बानू से प्रतिशोध ले सकूं। क्या तुम वास्तव में अभय सिंह से बदला लेना चाहते हो? सामने आते ही चीर कर सुखा दूं। बड़े भयंकर स्वर में गुर्रा उठा जबर सिंह। तुम्हारे उद्देश्य की प्राप्ति में मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, जेम्स बॉन्ड ने कहा। अगर तुम मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। मेरे हाथ खोलो, जबर सिंह ने कहा। जेम्स बॉन्ड ने संकेत किया और काले हबशी जल्लाद ने उसके हाथ खोल दिए। जबर सिंह ने तुरंत अपना हाथ बॉन्ड की ओर बढ़ाते हुए कहा, अगर तुम वास्तव में वो हो जिसने अभय सिंह का तख्ता पलटा है तो तुम्हारी सहायता के वचन के साथ जबर तुमसे हाथ मिलाता है। सुना है ठाकुर अपने वचन के पक्के होते हैं, जेम्स बॉन्ड ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा। ठीक ही सुना है तुमने, जबर सिंह बोला। यकीन नहीं तो वक्त बता देगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मुझे जेम्स बॉन्ड कहते हैं। ओह, जबर सिंह के मुंह से निकला। तुम हो जेम्स बॉन्ड, तुम्हारा बड़ा नाम है। केवल मुस्कुरा दिया बॉन्ड। बोला, मेरे साथ आओ, तुम्हें अभय सिंह से मिलाता हूँ। अभय सिंह का नाम सुनते ही जबर सिंह की सारी नसों में तनाव आ गया। उसने एकदम कहा, क्या अभय सिंह तुम्हारी कैद में है? कदाचित उसका अंत तुम्हारे हाथों से ही होगा, जेम्स बॉन्ड ने कहा और फिर उसे लेकर आगे बढ़ गया। वे दोनों तहखाने में ही अंदर प्रविष्ट होते जा रहे थे। एक बड़े से हॉल में पहुंचकर जेम्स बॉन्ड ने दीवार में लगा एक बटन दबाया। हॉल की छत अपने स्थान से थोड़ी सी सरक गई। छत के बने रिक्त स्थान के ठीक सीध में फर्श थोड़ा सा ऊपर उठा। बॉन्ड जबर का हाथ पकड़कर तेजी के साथ आगे बढ़ा और उस उभरे हुए फर्श पर खड़ा हो गया। फर्श धीरे धीरे लिफ्ट के बाती ऊपर उठता चला गया। 1 मिनट पश्चात ही फर्श का वह टुकड़ा हॉल की छत के रिक्त स्थान में फिक्स हो गया। अब वे हॉल के ऊपर एक अन्य हॉल में थे। उस हॉल में पहुंचकर जेम्स बॉन्ड ने जबर सिंह को आराम से एक कुर्सी पर बैठा दिया। खुद उसने यह कहकर हॉल से बाहर निकल गया कि वह अभी आ रहा है। वह हॉल के बराबर के एक ही कमरे में पहुंचा। वहां उसने देखा एक टॉर्चर चेयर पर अभय सिंह बंधे पड़े थे। उसके सामने फुचिंग खड़ा था। कदाचित फुचिंग काफ़ी देर से अभय सिंह को टॉर्चर कर रहे थे। शायद अभय सिंह से कोई रहस्य गलवाने की चेष्टा कर रहा था। बॉन्ड ने प्रविष्ट होते ही फुचिंग का ध्यान उस ओर गया। बको मत, जेम्स बॉन्ड ने फुचिंग से प्रश्न किया। अभी तक कुछ नहीं, फुचिंग ने उत्तर दिया। जवाब में बॉन्ड ने फुचिंग को एक विशेष संकेत किया। फुचिंग ने संकेत समझा और तुरंत अभय की ओर आकर्षित होकर उसने बेरहमी के साथ उसके बाल पकड़कर एक तेज झटका दिया। उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लेकर गुर्राया, जबर सिंह को जानते हो? जबर सिंह का नाम आते ही एक झटके के साथ अभय सिंह ने
पुचिंग के चेहरे को देखा और गुर्राया। अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन उसका नाम लेकर तुम कहना क्या चाहते हो? अबे सिंह, पीछे से आगे बढ़ता हुआ जेम्स बॉन्ड बोला। पहली बात, जब मैं तुमसे वह रहस्य जानने की चेष्टा कर रहा था तो वह लड़का विकास वहां पहुंच गया, परंतु बॉन्ड अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ है कि अपने शिकार को कल परसों के लड़के छीनकर ले जाने लगे। उस काले नकाबपोश की मदद से वह तुम्हें निकाल कर ले जाने में सफल हो गया, परंतु हम तुम्हारा पीछा उस समय तक नहीं छोड़ सकते अब ऐसी जब तक कि तुम हमें सब कुछ बता नहीं देते। हमने वह स्थान घेर लिया जहाँ तुम खुद विकास को ले गए थे। हमने सागर के किनारे लगे उस नल के द्वारा बना रास्ता देख लिया था। हमें यह भी संदेह था कि संभव है उस तहखाने का रास्ता सागर में भी कहीं खुलता हो, परंतु निश्चित रूप से नहीं जानते थे कि रास्ता है भी या नहीं, अथवा है तो कहाँ है। जो रास्ता हमें मालूम था, हमने उसी के द्वारा अपने सैनिक भेजकर उस स्थान को घेरना चाहा। उधर सागर वाले रास्ते की संभावना का ध्यान रखते हुए हमने एक हेलीकॉप्टर सागर के ऊपर निगरानी करने को छोड़ दिया था। जब तक हमारे सैनिक नल वाले गुप्त रास्ते में तुम तक पहुँचे तब तक तुम सागर के रास्ते से भाग लिए। उन्होंने स्टीमर देखा, मूर्खता दिखा गए। उन्होंने तुम्हारे स्टीमर को हैंड ग्रेनेड से उड़ा दिया। जब यह सूचना मुझे मिली तो मैं जैसे पागल हो गया। उन बेवकूफ़ सैनिकों को जो इस हेलीकॉप्टर में थे यह नहीं पता था कि इस स्टीमर में महाराजा अभय सिंह हैं, जिनकी ज़िंदगी हमारे लिए मौत से अधिक कीमती है। मैं हेलीकॉप्टर चालकों पर क्रोधित हुआ। तुरंत आप लोगों की तलाश सागर में करवाई। हमें विकास तो नहीं, परंतु भाग्यवश आप जिंदा ही मिल गए। आप केवल बेहोश थे और आप जानते हैं जब आपको होश में आया तो आप कहाँ थे। अभय सिंह समझ गए कि जेम्स बॉन्ड को पारो, राधा रमणी, जेब्रा और भानु प्रताप के विषय में कोई जानकारी नहीं है। इस बात को वे छुपाते हुए बोले, ये सब अब तुम मुझे सुनाकर क्या कहना चाहते हो? यही कि खुदा को यही मंजूर है कि तुम हमें सब बताने के लिए जिंदा रहो, वरना इतनी भयानक स्टीमर दुर्घटना में लोग बचते नहीं हैं। लेकिन मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें एक लफ्ज भी नहीं बताऊंगा। जेम्स बॉन्ड ने फुचिंग को संकेत किया। फुचिंग ने एक बटन दबा दिया। अभय सिंह के सामने एक टीवी ऑन हो गया। कुछ ही देर पश्चात स्क्रीन पर एक दृश्य उभर आया। जबर सिंह को देखते ही अभय सिंह चौंक पड़े। वास्तव में स्क्रीन पर बराबर वाले हॉल का ही दृश्य था। जबर सिंह बैठा हुआ बार बार बेचैनी के साथ पहलू बदलता हुआ नजर आ रहा था। इस क्रिया से बॉन्ड और फुचिंग ने अपने दो उद्देश्य पूरी कर लिए। पहला तो यह था कि वास्तव में खुद ही जबर सिंह बताने वाला इंसान जबर ही है। दूसरा अब कर रहा था, वह अभय सिंह पर झुका हुआ बोला, सुना है अभय सिंह कि ये तुम्हारे खानदान का बड़ा भयानक दुश्मन है, उसका दिमाग खराब हो गया है। अभय सिंह चीख पड़े। चलो मान लिया, बड़ी संयमता के साथ बॉन्ड ने कहा, लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ लो अभय सिंह, वह यह कि जब किसी पागल पर जुनून सवार होता है तो वह बड़ा भयानक होता है। वह तुम्हें ऐसी मौत मारना चाहता है कि तुम्हारे खानदानी फरिश्ते भी काँप उठे। क्या कहना चाहते हो? सिर्फ यही कि इस समय अभय सिंह के इंतजार में बैठा है। बदकिस्मती से मैं उसे यह कह आया हूँ, मैं उसके सामने अभय सिंह को पेश कर सकता हूँ। वह तुम्हारे खून का प्यासा है। मेरे ख्याल से यह भी तुम जानते होगे कि अगर तुम्हें उसके सामने पेश कर दिया जाए तो शायद तुम्हें वह ऐसी भयानक मौत देगा जैसी तुमने कभी देखी न होगी। तुम शायद उसकी धमकी देकर मुझसे रहस्य उगलवाना चाहते हो। अभय सिंह गुर्रा उठे। यह कोई धमकी नहीं है अभय सिंह, बल्कि इसे एकदम सच समझो। अगर इस बार तुमने नहीं बताया तो तुम्हें जबर सिंह के सामने डाल दिया जाएगा। जबर सिंह शेर से भी अधिक खुखार है। अभय सिंह, उसके सामने तुम्हारा हाल वैसा ही होगा जैसा एक भूखे शेर के सामने डाले गए इंसान का होता है। मुझे बहकाने की चेष्टा मत करो। अभय सिंह कुटिलता के साथ मुस्कुराकर बोले, मैं जानता हूँ मैं केवल तब तक जिंदा हूँ जब तक वह रहस्य मेरे सीने में दफन है। वह बाहर निकला और मेरा अंतिम समय आया। उसे जानने से पहले तुम मुझे किसी भी कीमत पर नहीं मार सकते। बुलावे में मत रहना अभय सिंह। जेम्स बॉन्ड बुरी तरह उत्तेजित होकर गुर्रा उठा। तुम जानते हो कि इस रहस्य को तुम्हारे अतिरिक्त भी कुछ लोग जानते हैं। तुम्हारे बाद वे भी बता सकते हैं। तुम्हारी जान की हमें इतनी चिंता नहीं
जितनी तुम समझ बैठे। उस रहस्य को जानने वाले वह ऐसा आदमी है जो अपनी जान दे सकता है, लेकिन उस रहस्य को जुबान पर नहीं ला सकता। तुम पागल हो गए हो अभय सिंह, क्रोध से चीख पड़ा बॉन्ड। तुम्हें मौत पसंद है तो हम क्या कर सकते हैं? फुचिंग, जबरसी को यहाँ ले आओ। अंतिम शब्द जेम्स बॉन्ड ने फुचिंग से कहे थे। सुनकर फुचिंग कमरे से बाहर चला गया। उधर जेम्स बॉन्ड ने अपनी बेल्ट वाले स्थान से कांटेदार हंटर खींचा और गुर्राया, इस हंटर से जबरसी तुम्हें मार मार कर अधमरा करेगा अभय सिंह। उसके बाद तुम्हें गर्म खोलते हुए तेल में डाल दिया जाएगा। जब दिल चाहे कह देना कि तुम्हें सब कुछ बता देने के लिए तैयार हो तो हम तुम्हें छुड़ा देंगे, और अगर नहीं बोले तो वही मरना, हम छुड़ाने वाले नहीं हैं। और जबरसी तुम्हें उस समय तक नहीं छोड़ेगा जब तक तुम्हारे जिस्म में प्राण रहेंगे। अभय सिंह के होठों पर मुस्कान उभर आई, मानो वे निश्चिंत हो। विकास को क्रांति के देवता ने बता दिया था कि अभय सिंह को विदेशियों ने कहाँ रखा है। इस समय वह उसी इमारत के सामने की झाड़ियों में पड़ा था। दिन का प्रकाश फैल चुका था, परंतु सारा गुलशनगढ़ कब्रिस्तान के भांति सुनसान था। सारे द्वीप पर जगह जगह लाशें पड़ी थी। अगर कोई नजर आता था तो केवल ब्रिटेन, अमेरिका और चीनी सैनिक। विकास की उंगलियों के बीच इस समय एक आल्पिन नृत्य कर रही थी। सामने की इमारत के मुख्य द्वार पर केवल एक सैनिक खड़ा था। सैनिक काफ़ी लंबा और तगड़ा था। सैनिक इधर नहीं देख रहा था जिधर लड़का छुपा हुआ था, जबकि विकास यह चाहता था कि सैनिक एक पल के लिए इधर देखे ताकि उसकी आल्पिन उसकी आंख से मुलाकात कर सके। उसकी आल्पिन हमेशा शिकार की आंख में गश्ती थी, केवल इसलिए कि आल्पिन इतना छोटा शस्त्र है कि अन्य किसी स्थान पर लाकर वह अपना कोई विशेष करिश्मा नहीं दिखा सकती। मात्र आँख ही शरीर का एक ऐसा कोमल अंग है जहाँ आल्पिन जैसा साधारण और छोटा शस्त्र बड़ा भयानक सिद्ध हो सकता है। प्रतीक्षा करते करते लड़के को काफ़ी समय हो गया। ऐसे अवसर पर अगर विजय होता तो वह धैर्य से काम लेता और अवसर की तलाश में रहता। वह एक अनुभवी जासूस था और प्रत्येक कार्य दिमाग से करना चाहता था, परंतु यह तो विकास था, खुरापती लड़का, उसे भला धैर्य कहाँ। उसके सिद्धांत में तो एक ही बात थी, जो करना है कर गुजरो, परिणाम क्या होगा मत सोचो। वह तो कुछ कर गुजरने के लिए तड़प रहा था, फिर भला वह धैर्य कहाँ से तक काम लाता। उसने और उसके विजय गुरु में यही अंतर था। आग में कूदने से वे नहीं डरते थे, परंतु एक अनुभवी जासूस होने के नाते वे सोच समझकर कूदते थे, जबकि लड़का फटाक से कूद पड़ता था। इसी कारण कभी कभी ऐसा भी होता था कि विजय सोचता ही रह जाता था और विकास काम कर जाता था, परंतु इस मूर्खता पर विकास किसी दिन मौत के जबड़ों में दब सकता था। विजय का सिद्धांत था ठंडा करके खाओ, जबकि विकास कहता था एकदम गर्म हलक में रख जाओ, मौका लगे तो कच्चा ही निगल जाओ। बस यहाँ भी विकास अपने ही सिद्धांत पर चला। जब काफ़ी देर तक सैनिक ने इधर नहीं देखा तो एक बार विकास ने अपनी उंगलियों में फंसे आल्पिन को नचाया और अचानक एक झटके के साथ वह झाड़ियों से खड़ा हो गया। न केवल खड़ा हो गया बल्कि लंबी लंबी टांगों की मदद से लंबे लंबे कदम रखता हुआ सीधी उसकी ओर बढ़ा। 3 कदम में लड़का सड़क के बीचों बीच पहुंच गया। सैनिक ने उसे देखा। एक पल के लिए सैनिक बुरी तरह बौखला गया। उसकी समझ में नहीं आया कि एक ही क्षण में इतना लंबा लड़का कहाँ से पैदा हो गया। तेजी के साथ उसका हाथ अपने कंधे पर लटकी गन पर गया, साथ ही चीखा, कौन हो तुम? जवाब विकास ने नहीं, उसकी उंगलियों ने दिया। बिजली की सी गति से उसकी उंगलियों ने करामात दिखाई। अभी तक जो आल्पिन उसकी उंगलियों के मध्य नृत्य कर रहा था वह एक पल के लिए वायु में सनाया, और इससे पूर्व कि सैनिक कंधे से अपनी गन उतार सके आल्पिन सीधा उसकी बाईं आंख में घस गया। आंख फूट गई और गर्म खून उबल पड़ा। निश्चित रूप से वह चीख भी पड़ता, लेकिन लंबा लड़का 2 कदम में उसके समीप पहुंचा और अपना फौलादी हाथ फटाक से उसके मुंह पर रख दिया। चीख हलक में ही गुटकर रह गई और वह यमलोक को प्रस्थान कर गया। विकास ने उसे खींचकर एक और डाल दिया और इमारत में प्रविष्ट हो गया। वह इमारत की पहली मंजिल की गैलरी में पहुंच गया। तब कमरे में से उसे निरंतर चीखों की आवाज़ें आ रही थी। वह तेजी के साथ उस तरफ बढ़ा और कमरे के समीप जाकर उसके हॉल में आंख सटा दी। अंदर का चित्र देखते ही उसका खून खौल उठा। एक मजबूत सा इंसान बुरी तरह कांटेदार हंटर से उसके नाना अभय सिंह को पीट रहा था।
अभय चीख रहे थे। दोनों ओर खड़े इंसानों को पहचानते हुए विकास की आंखें धधक उठी। वे दोनों जेम्स बॉन्ड और पुचिंग थे। अगले ही पल विकास के हाथों में एक अन्य आल्पिन आ गया। एक ही पल के लिए उसने आल्पिन को अपनी उंगलियों के बीच नचाया और अगले ही पल आल्पिन की होल में रखकर दूसरे हाथ से दरवाजा खटखटा दिया। अंदर उपस्थित चारों ने एक झटके के साथ द्वार की ओर देखा। आल्पिन की सीट में आया जबर सिंह। उसके कंठ से चीख निकल गई। आल्पिन उसकी बाईं आंख में घसा हुआ था। आंख फूट गई थी, खून बह रहा था। इधर वह चीखता ही रह गया। पुचिंग और ब्रांड ने तेजी के साथ अपने होलिस्टरों से रिवॉल्वर खींचे। वे द्वार की ओर झपटे। विकास की ओर से सब कुछ देख रहा था। अभी पुचिंग और जेम्स बॉन्ड दरवाजे तक पहुंच भी नहीं पाए थे, तभी ऊपर की छत में बने एक रोशनदान से एक हाथ चमका। उस हाथ में सफ़ेद दस्ताने और कलाई स्याह लिबास से लपटी हुई थी। वह हाथ में एक रिवॉल्वर भी दबा हुआ था।